नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड से जुड़े नए नियमों को मंजूरी दे दी है। सेबी ने अब म्यूचुअल फंड के जो फीस स्ट्रक्चर है उसको नया रूप दे दिया है और अब नए नियमों के तहत टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि टीईआर जो अब तक होता था उसकी जगह अब बेस एक्सपेंस रेशियो यानी कि बीईआर सिस्टम लाया गया है। तो इससे आपके लिए इसमें कौन से काम की बात है? म्यूचुअल फंड के फीस स्ट्रक्चर में बदलाव का आपके पोर्टफोलियो पर क्या होगा असर और क्या अब म्यूचुअल फंड सस्ते हो जाएंगे? आज हम जानेंगे इन्हीं सब बातों को आज के हमारे शो में हमारे साथ है मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग और साथ ही मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो ये बड़े बदलाव, एक बार मैं चाहूंगी दर्शकों को बता दूं कि दरअसल म्यूचुअल फंड अब सस्ते होंगे। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सेबी की जो बोर्ड बैठक हुई इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया जहां पर सेबी ने बेस एक्सपेंस रेशियो जो अब तक 1% था, जिसको टीईआर पहले कह सकते थे, अब इसको बीईआर कहा जाएगा, वो घटाकर 0.9% कर दिया है। यानी कि जितना बड़ा एयूएम उतने सस्ते आपके फंड हो सकते हैं। दोनों गेस्ट से समझेंगे कि इसका किस तरीके का इंपैक्ट आने वाले दिनों में दिखेगा। फंड और ईटीएफ भी अब सस्ते हो जाएंगे और एग्जिट लोड पर अतिरिक्त खर्च जो है वो अब खत्म होता हुआ दिखेगा। तो कई सारे इसमें एक तरीके से बदलाव, ब्रॉडली थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि दरअसल इसका असर क्या होगा। तो सीधे असर पर आते हैं आप। तो असर दरअसल आपके जो पोर्टफोलियो पर दिखेगा वो थोड़ा इसलिए दिखेगा क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो चेंज किया गया वो तो एक्सपेंस रेशियो का किया गया है। अब इसमें ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा ट्रांसपेरेंट इसको बना दिया जाएगा इस रेगुलेशन के तहत और टीईआर की जगह बीईआर आ जाएगा अब आपके लिए। ये एक नया चेंज होगा इसमें। बीईआर में जो एसटीटी और जीएसटी स्टंप ड्यूटी होगी वो शामिल नहीं होगी। ये आपको अब अलग से दिखेगा एक्सपेंस। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। ये तमाम चीजें अब चलिए थोड़ा गेस्ट के पास चलते हैं क्योंकि ये बताना आपको जरूरी था कि दरअसल चेंज किया क्या गया। लेकिन ये तो मैंने बस आपको थोड़े बहुत चेंजेस बताए हैं। ज्यादा चेंजेस और इस चेंजेस का क्या असर पड़ेगा ये जानने की कोशिश अब हम अपने दोनों गेस्ट से करते हैं। तो मोहित, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। बताइए जरा, कितना किफायती हो जाएगा म्यूचुअल फंड, कैसे सस्ते हो जाएंगे अब? जी स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, मुझे लगता है कि पारदर्शिता की तरफ सेबी ने जो ये कदम उठाया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, राइट। एंड अगर आप बहुत सालों का ट्रेंड देखें तो जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बड़ी होती जा रही है, जैसे जैसे ये एयूएम जो है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सेबी ने भी टाइम एंड अगेन बहुत सारे ऐसे स्टेप्स और मेजर्स लाए हैं जिसको इन्वेस्टर फ्रेंडली कहेंगे, जिसमें मोर ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर्स हैं और म्यूचुअल फंड्स को एक तरह से और ज्यादा किफायती करने की कोशिश चल रही है रेगुलेटर की तरफ से और ये लगातार चल रही है। तो उसी मुहिम में ये एक और बहुत ही शानदार कदम है निवेशकों के लिहाज से। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है स्मिता जी, अगर बहुत आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और आपने वहां पर एक अच्छा डिनर या लंच किया और वहां से अगर आपको वो बोलते हैं कि भाई आपका ये जो बिल है ये मान लीजिए 2,000 रुपए का बिल है, ठीक है, और आपको उसका कोई ब्रेकअप नहीं दिया जाता है, आपको कुछ पता नहीं लगता है कि वो 2,000 रुपए आपके कैसे खर्च हुए, तो आपको कैसा लगेगा? तो अब तक जो म्यूचुअल फंड में हो रहा था वो ऐसा ही कुछ था कि आपको एक टोटल एक्सपेंस रेशियो बताया जा रहा था कि भाई ये आपका खर्चा है, आपको हम साल का 2% चार्ज करेंगे और बस। अब सेबी ने क्या बोला है? सेबी ने ये बोला है कि आप जिस तरह से एक रेस्टोरेंट का जो बिल होता है उसमें आपको सारे इंग्रेडिएंट्स का कॉस्ट दिखता है, जो जो आपने आइटम्स ऑर्डर किए, प्लस आपको सेपरेटली जीएसटी, सीजीएसटी, जो भी दूसरे चार्जेस होते हैं, वैट हो गया, सर्विस चार्ज हो गया, वो सब अलग से दिखता है। तो उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी अब एक बेस एक्सपेंस रेशियो होगा, यानी कि जो असली खर्चा है, किस खर्चे पे आपका स्कीम चल रहा है, उसके अंदर का एक्सपेंस क्या है, वो आपको अब साफ साफ समझ में आएगा कि इतना मैं पे कर रहा हूं अपने स्कीम को एक रेगुलर तरीके से चलाने के लिए। और उसके ऊपर जो सरकारी खर्चे हैं, जो लेवीज हैं, जो अलग से चार्जेस हैं, चाहे वो जीएसटी हो, एसटीटी हो, स्टैम्प ड्यूटी हो या कुछ भी अलग तरह का खर्चा हो, वो मुझे उसके बाहर अलग से दिखेगा। तो मुझे अपना एग्जैक्ट बिल जो है, जो मेरा एग्जैक्ट खर्चा है, वो मुझे समझ में आएगा। इससे मुझे काफी फायदे होंगे। एक, मैं किसी भी दो स्कीम्स को अच्छे से कंपेयर कर पाऊंगा। मैं ये देख पाऊंगा कि दो लार्ज कैप स्कीम्स का बेस एक्सपेंस रेशियो कितना है, उनकी जो फंड मैनेजमेंट फी है या जो उनके सैलरीज हैं, ओवरहेड्स है, वो कितने हैं, और उसके ऊपर के जो एसटीटीज या जो सरकारी खर्चे होते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे ये जानना है कि मेरा जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो कितना है। तो मुझे कंपैरिजन के लिए एक बहुत ही अच्छा मापदंड मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, जिस तरह के स्लैब्स लाए गए हैं स्मिता जी, उससे अब ये सस्ते भी हो जाएंगे। तो निवेशकों के लिए एक्सपेंस रेशियो कम होना बहुत अच्छी खबर है, बिकॉज उनका रिटर्न्स जो है वो बढ़ जाएगा
और लंबी अवधि में कंपाउंडिंग के बेनिफिट से उन्हें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ऑल इन ऑल ये सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बिल्कुल, और इसीलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले यही पूछा आपसे कि म्यूचुअल फंड सस्ते होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए सेबी के जो भी डिसीजंस होते हैं, लोगों को तो इसी से मतलब होता है कि क्या हमारे पोर्टफोलियो में जो फंड है या फिर जो हम फंड लेने का सोच रहे हैं वो सस्ते होंगे या नहीं होंगे। अब विरल, बहुत ज़्यादा जिसकी बात हो रही है वो है कि TER अब BER हो चुका है, यानी कि बेस एक्सपेंस रेशियो। तो बता दीजिए ज़रा कि ये होता क्या है बेस एक्सपेंस रेशियो? देखिए स्मिता, जैसे मोहित ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया TER और BER के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली अब तक हम यही जानते थे कि टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है और जो भी खर्चे लगते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने को निवेशकों को, वो TER से होते हैं और वो टोटल एक्सपेंस रेशियो बताते हैं जो भी परसेंटेज होता है पर्टिकुलर फंड टू फंड। अभी BER में क्या होगा कि BER में थोड़ा सा डिटेल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि भाई BER में जैसे आप मान के चलिए फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो गए, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गए, राइट, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको BER में बेस एक्सपेंस रेशियो में दिखेगी। और उसके अलावा जो अलग अलग लेविट्स जो आपने मोहित जी ने बात की कि भाई मान के चलिए GST है और कोई रेगुलेटरी फीस देना है, कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खर्चा है, तो वो जो खर्चे हैं वो अलग से दिखाए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है निवेशकों को समझने के लिए कि भाई मैं जो कुछ पैसा निवेश कर रहा हूं, तो जो फंड मैनेजमेंट जो पैसा लेकर जाता है, जो चीज़ों के लिए वो खर्चा लगाता है, खर्चा उठाता है, राइट, उसमें आप ब्रोकरेजेस भी गिन सकते हो, उसके अंदर आप जो रिसर्च एंड ऑपरेशंस करते हो वो भी आप गिन सकते हो। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो बेस एक्सपेंस रेशियो में दिखेगी, जिससे वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि भाई मैं जो निवेश कर रहा हूं, मान के चलिए मैं 1000 रुपया निवेश कर रहा हूं, तो 1000 में से कितना परसेंटेज जो BER आएगा, राइट, जो उसमें जो कटौती भी की है, जो BER आएगा, वो उसके बाद मेरा कितना पैसा निवेश होगा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने BER समझा दिया। अब मोहित, आपने तो स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी एक बार ब्रॉडली मैं चाहूँगी कि अगर किसी निवेशक को ये समझना हो कि सेबी के जो नए रेगुलेशंस हैं उससे उसके ऊपर क्या असर पड़ा है, तो उसको कैसे आप ज़रा से पॉइंट में समझा देंगे उन्हें? जी, देखिए मैं एक छोटा-सा उदाहरण ले लेता हूँ, तो उससे थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। देखिए निवेशकों के लिहाज से बड़ा आसान है कि अगर आप किसी स्कीम में एक्सपेंस रेशियो 2% दे रहे थे, तो वो घटकर मान लीजिए अभी 1.9% हो जाएगा, थोड़ा-सा कम होगा। अब इसमें कितना कहाँ पर किस तरह से कितना असर आएगा वो कंप्यूटेशन थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं एक मोटा-मोटी उदाहरण ले रहा हूँ कि आप मान लीजिए 2% का जो एक्सपेंस था वो कम होकर अभी एक बार को 1.9% हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी निवेशक ने 10 लाख रुपए लमसम 10 साल के लिए निवेश किए, ठीक है? तो अगर मैं 10% का रिटर्न अज़्यूम करता हूँ, नेट रिटर्न, यानी मेरा ग्रॉस रिटर्न जो था वो 12% था। पहले मेरे 2% का एक्सपेंस रेशियो जा रहा था, तो मुझे हाथ में जो कट के रिटर्न आ रहा था वो 10% के आसपास आ रहा था। तो 10 लाख रुपए मेरे 10% के रिटर्न के हिसाब से करीब बढ़कर 25,93,742 रुपए के आसपास हो जाते हैं 10 सालों में। अब यहाँ पर जो मेरा एक्सपेंस रेशियो है वो 2% से कम होकर 1.9% हो गया है, यानी जो मेरा नेट रिटर्न था वो 10 की बजाय बढ़कर 10.1 हो गया है। और इस पर अब मुझे 10 साल का कंपाउंडिंग देखना है, क्योंकि ये जो 0.1% है इसमें था, ये दिखने में छोटा नंबर है, बट ये असर बहुत ज़्यादा बड़ा करता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर मैं देखूं कि अब मेरा कॉर्पस जो 10 लाख का है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, तो वो करीब-करीब 26,17,418 रुपए हो जाएगा। यानी 10 लाख रुपए पर मैंने करीब-करीब 23,676 रुपए की एक्स्ट्रा बचत कर ली है, एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर ली है, राइट? तो इसी तरह हर निवेशक के पोर्टफोलियो में, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, उतना ही बड़ा असर देखने को मिलेगा। मैंने सिर्फ एक उदाहरण के रूप में आपको बताया है कि कितनी आपको बचत हो सकती है एक 10 लाख के अमाउंट पर ये हर फंड टू फंड वेरी करेगा। इक्विटी फंड्स पर एक्सपेंस रेशियो के अलग स्लैब्स दिए गए हैं, नॉन इक्विटी पर अलग स्लैब्स हैं, इंडेक्स फंड्स पर अलग है, क्लोज्ड एंडेड पर अलग है, तो थोड़े अलग-अलग स्लैब्स हैं और अलग तरीके से असर आएगा। बट स्लैब्स के साथ-साथ स्मिता, एक और अच्छी चीज़ सेबी ने की है कि एक 5 पैसे का अलग से एग्जिट लोड का अलाउंस होता था, उसे भी हटा दिया गया है। तो निवेशकों के लिहाज से डेफिनेटली 10 पैसे तक का फ़र्क तो पड़ना ही चाहिए। शायद हो सकता है कि ज़्यादा भी फ़र्क पड़ जाए एक्सपेंस रेशियो के मायने में। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा कैलकुलेशन आपने बताया कि 10 साल में 10 लाख पर आपका कैसे 23,676 रुपए की आप बचत कर लेंगे, अब जो एक्सपेंस रेशियो नए आपको इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसके बाद से। लेकिन विरल, ब्रोकरेज के लिए क्या बदला है?
देखिए ब्रोकरेज ये एक बहुत ही चर्चा का विषय बन गया था। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज जो भी कोई पर्टिकुलर फंड है उसमें बाइंग एंड सेलिंग करते हैं स्टॉक्स के, राइट। तो बाइंग और सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा कुछ ब्रोकरेजेस लगते हैं। जैसे आज आम निवेशक भी जब निवेश करते हैं शेयर्स में तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको भी ब्रोकरेज लगता है बाइंग और सेलिंग पे। सिमिलरली फंड हाउस के लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो जो ब्रोकरेजेस लगते हैं उसमें भी कटौती की है, जिससे क्या होगा कि जो सस्ता है फंड सस्ता और हो जाएगा और ये चीज रेप्लिका कर पाएंगे वो रिटर्न्स में। मैं थोड़ा सा एक नंबर के वाइज समझाना चाहूंगा। पहले क्या होता था कि जो ब्रोकरेज कैप 8.59 था वो अभी 6 बेसिस पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो 6 बेसिस पॉइंट यानी बहुत ही कम हो गया। कम से कम 3 बेसिस पॉइंट का बदलाव यहाँ पे दिखेगा। डेरिवेटिव्स में भी 3.89 बिप्स के सामने 2 बिप्स हो जाएंगे, यानी वो कह सकते हैं कि एकदम नई के बराबर हो जाएगा। तो ये सारी जो कटौती होगी ये चर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे ना तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आज लोगों को निवेशकों को समझना होगा ये कि जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज जब सेलिंग करते हैं बाइंग करते हैं, यानी जब पर्टिकुलरली सेलिंग करते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। सिर्फ जो ब्रोकरेज का पार्ट रहता है वो एएमसीज को देना पड़ता है और उसमें भी कटौती की है। क्यों की है? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सके उतना लो कॉस्ट रखने की कोशिश की है म्यूचुअल फंड को, जिससे सीधा असर हो सके निवेशकों को। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हर तरीके से देखा जाए तो निवेशकों को ही फायदा पहुंचाने के लिए हर चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। मोहित, टीईआर से वीईआर आते आते क्या कितना कुछ बदल गया है? जी स्मिता, देखिए म्यूचुअल फंड की दुनिया में सबसे अच्छी बात यह है कि हर साल कुछ नया लेके आता है और हर साल आपको दिखते हैं नए रेगुलेशंस, नए बदलाव, और जो कि अच्छा भी है। मुझे लगता है जिस तरह से इंडस्ट्री के वॉल्यूम्स और एयूएम बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्डाइज फार्मूला लाना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से प्राइसिंग को कंप्यूट करना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप नए नए निवेशकों को आकर्षित कर सकें और इस इंडस्ट्री को और बड़ा बना सके, राइट। तो टीआर से बीआर तक का सफर स्मिता एक तरह से तो बहुत अच्छा है। हालांकि देखिए ये बात जरूर है कि अगर आप बार बार बहुत ज्यादा बदलाव करते हैं तो इंडस्ट्री थोड़ा तो डिसरप्ट होता ही है, राइट। एंड काफी हद तक आपका जो वैल्यू चेन है, यानी जो फंड हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपके निवेशक के पास में जब फंड पहुंचता है तो वो जो वैल्यू चेन है बीच का, उसको भी थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर हिट आता है, राइट। जब एक्सपेंस रेशियोज कम होंगे तो एमसीज की थोड़ी सी हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी कम हो। एमसीज हो सकता है कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बचाने के लिए इसका कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स पर डाल दे, तो हो सकता है कि उनकी इनकम थोड़ी कम हो, राइट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सब का जो लेवल 2 लेवल 3 इम्पैक्ट है उसका असेसमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इन सब बदलावों के चलते कहीं पर थोड़ा सा चर्निंग बढ़ जाए या बहुत ज्यादा आप उसे चेंज कराने की कोशिश करें। अब देखिए टीआर जो है वो छोटे स्लैब्स पर 15 पैसे से घटाया गया है पर बड़े स्लैब्स पर 10 पैसे से घटाया गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री में आप बड़े स्लैब वाले या बड़े ईएम वाले फंड से मूव कर कर छोटे ईएम वाले फंड्स की तरफ आप देखें कि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी बारीकी से समीक्षा करनी होगी। निवेशकों के लिहाज से जैसा मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, पारदर्शिता आएगी और अगर चीजें सस्ती होती है तो सबके लिए अच्छा ही है स्मिता। कैलकुलेशन भी था मोहित, जो मैं चाह रही थी कि आप उसको समझाएं जरा कि ये जो एयूएम है अगर 500 करोड़ तक है तो उसमें इसका जो टीईआर पहले 2.5% हुआ करता था वो अब 2.10% के आसपास रह जाएगा। इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहता है मोहित? जी स्मिता, तो देखिए इसमें ऐसा किया गया है कि अगर इक्विटी स्कीम्स हैं, राइट, और अगर आपका एयूएम जो है वो 500 करोड़ तक का, यानी बहुत छोटी इक्विटी स्कीम है या कोई नया एनएफओ है, तो यहाँ पर पहले 2.25% तक एक्सपेंस रेशियो अलाउड था, ठीक है। और अब इसको हटाकर 2.10 कर दिया गया है, जो कि बेस एक्सपेंस रेशियो है, और जो स्टैट्यूटरी लेवीज है वो इसके ऊपर चली जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर 15 पैसे से आपने जो एक्सपेंस रेशियो था उसको कम किया है, बट स्टैट्यूटरी लेवीज को बाहर कर दिया है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है स्मिता वो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वो बहुत ही मामूली सा इम्पैक्ट होगा, जिसका असेसमेंट अभी करना थोड़ा मुश्किल है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पर उन्होंने डिक्रीज किया है, यानी कि अगर आपका एयूएम 750 करोड़ तक है तब जो गिरावट है एक्सपेंस रेशियो की वो 10 पैसे है, और जैसे जैसे आपका एयूएम बढ़ता जाएगा, आप 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ ऊपर 50,000 करोड़ के ऊपर तक जाएंगे तो जो एयूएम का स्लैब है वो घटकर काफी कम हो जाता है। वो 1% के आखिरी स्लैब पर वो 90 पैसे हो जाता है, यानी अगर और साथ ही में जो इंडेक्स फंड्स हैं
वहां पर 1% तक का टीईआर था, उसे अब कम कर कर 90 पैसे कर दिया गया है। तो इंडेक्स फंड्स को भी उन्होंने काफी सस्ता कर दिया है। जो पैसिव इन्वेस्टिंग है वो वैसे भी भारत में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एयूएम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देख रहे हैं हम लोग, रोज नए पैसिव के एनएफओज आते हैं। तो यहाँ पर पैसिव को और सस्ता कर दिया गया है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि शायद से पैसिव में और उफान देखेंगे आप, पैसिव के एयूएम्स में और ज्यादा बढ़ोतरी आप देख सकते हैं। इसी तरह से क्लोज्ड एंडेड जो फंड्स थे, हालांकि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा क्लोज्ड एंडेड फंड्स रह नहीं गए स्मिता, बट फिर भी जो क्लोज्ड एंडेड फंड्स हैं उनका जो उनमें बदलाव है वो 1.25% से घटाकर एक्सपेंस रेशियो को 1% कर दिया गया है। और इसी तरह जो नॉन एक्विटी फंड्स हैं, जो एक्विटी क्लासिफिकेशन में नहीं आते बट वो डेट में आ जाते हैं, वहां पर भी जो एक्सपेंस रेशियो है उसको पहले 500 करोड़ तक तो 15 पैसे से घटाया गया है, बट 500 करोड़ से ऊपर अगर एयूएम है तो वहां पर 10 पैसे की कटौती की गई है। तो ओवरऑल सारी कैटेगरीज में आपको 10 पैसे की कटौती तो मिली ही मिली है। जो बहुत छोटा एयूएम है, चाहे वो एक्विटी में हो या फिर नॉन एक्विटी में हो, वहां पर 15 पैसे की कटौती है। इंडेक्स फंड्स में 10 पैसे की कटौती है और क्लोज एंडेड फंड्स में 25 पैसे की कटौती की गई है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कैलकुलेशन, अब इसको समझेंगे कि एएमसी इसका ऑब्जर्वेशन, इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इसको किस तरीके से एम्प्लीफाई अपने फंड्स में करती है। विरल आपसे समझेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो सेबी ने एमएफ का जो फीस स्ट्रक्चर है उसको बदल दिया है, और उसके बाद आपके पोर्टफोलियो पर ये कैसा असर दिखाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मोहित गांग और विरल भट्ट लगातार मौजूद है। विरल, अब आपके पास मैं आऊंगी। मोहित ने तो बहुत अच्छे तरीके से एक पूरा डेटा ही हमें समझा दिया कि बीआर से टीईआर किस तरीके से कम हुआ, तो कितना कितना कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न एएमसीज की तरफ से है कि क्या इसका जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऐसा ही वहां पर इम्प्लीमेंट होगा एएमसी की तरफ से? देखिए, अगर आज का दिन हम देखेंगे ना स्मिता, तो आज जो एएमसीज जो स्टॉक्स थे वो काफी बढ़ गए। अभी यहाँ पे लग रहा है कि ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि इससे क्या होगा कि एक तो देखो, सेबी का इंटेंशन क्या है कि ट्रांसपेरेंसी देना। अगर सेबी ने ट्रांसपेरेंसी दी है, अच्छे से बता रहे हैं कि भाई ये टीआर और बीआर में चेंज होना, बीआर की वजह से आपको पारदर्शिता दिखेगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ओवरऑल आपको पता चलेगा कि कितना एक्सपेंसेस लग रहा है म्यूचुअल फंड में, तो उससे क्या होगा कि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ने की बहुत ही उम्मीद है। और जो एएमसीज, अभी देखिए आज के दिन में कम से कम 48 एएमसीज हैं। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था स्मिता, जहाँ पे लिखा हुआ था कि कम से कम 100 एएमसीज के एपेटाइट है, राइट। तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में जो लोग निवेश कर रहे हैं वो परसेंटेज वाइज भी देखेंगे पॉपुलेशन के सामने, तो देयर आर अराउंड 3 to 4% ओनली। तो डेफिनेटली जो हमको मंजिल हासिल करनी है, क्योंकि बाहर के कंट्रीज में देखेंगे तो वहाँ पे जो वो ये आंकड़ा है कम से कम 15% 20% तक जाता है। तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से लग रहा है कि एएमसी इसको वेलकम करेगी, एएमसी से उसको फ़ायदा भी होगा, रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा जुड़ेंगे। अभी मैं ना थोड़ा इससे और एक तरीके से भी इसको देख रहा था, कुछ सालों से म्यूचुअल फंड सही है कि कैंपेन चालू है जो एमपी ने शुरू की है। अभी म्यूचुअल फंड सही है कि कैंपेन, अगर कोई निवेशक देखता है और सुनता है तो वो शायद से रिटर्न्स के साथ उसको देखता है कि देखिए काफ़ी कंसिस्टेंटली रिटर्न्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। बट मुझे लगता है कि सेबी क्या करने की सोच रही है कि भाई सही में म्यूचुअल फंड सही है रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये सबसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट आगे निकल कर आएगा जो आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा शेयर लेकर जा सकता है, जिससे आपकी वेल्थ क्रिएशन भी होगी, कंपाउंडिंग भी होगा, और अच्छे से आपको जो रिटर्न और आपको जो गोल हासिल करने हैं वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और मोहित, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक चीज़ समझाई, जो स्टार्टिंग में आपने बोला था खाने का बिल, कि उसमें आपको एक एक चीज़ अलग अलग लिखा हुआ रहता है, तो आपको पता चल जाता है कि दरअसल आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो बिल के अलावा और क्या क्या इसमें ऐड है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि बड़े सारे लोग होते हैं जो उस बिल को ठीक से पढ़ते ही नहीं, इस चक्कर में सर्विस चार्जेस भी दे देते हैं, जो देना ज़रूरी नहीं होता, आपकी मर्जी पर होता है, अगर आप चाहें तो आप दें, ना चाहें तो ना दें। आपको लगता है कि इस तरीके के स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद भी निवेशकों का और निवेशक इसमें आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सेबी का मकसद ये होता है कि इस सिस्टम से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। क्या आपको लगता है कि उसमें ये आगे सक्सेस होता हुआ दिखेगा? देखिए स्मिता, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग वो 1.9 और 1.8 के डिफरेंस पर किसी एक स्कीम में निवेश कर रहे थे या फिर निवेश नहीं कर रहे थे, राइट। तो ये जो डिसाइडिंग क्राइटेरिया है
ये यहाँ बैठ के सोचना कि भारत में 5.5 करोड़ निवेशक हैं, क्या वो सब उस एक्सपेंस रेशियो को इतनी बारीकी से देख रहे हैं? मेरे ख्याल से नहीं। मुझे लगता है कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, उसके रिटर्न्स, उसका पास परफॉर्मेंस, उसका ओवरऑल सेफ्टी, लिक्विडिटी वाला जो फीचर है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाला जो फीचर है म्यूचुअल फंड्स का, वो ही निवेशकों को बाजार में अब तक खींच कर लाया है। अगर निवेशक इतने ही ज़्यादा चिंतित होते अपने एक्सपेंस रेशियो को लेकर, तो हम देखते कि भारत में रेगुलर प्लान वर्सेस डायरेक्ट प्लान का जो डिबेट चलता है अक्सर, तो डायरेक्ट प्लान बहुत ज़्यादा बड़े होने चाहिए। वो बड़े हो रहे हैं बट उस रफ्तार से नहीं। तो वो दर्शाता है कहीं ना कहीं जाकर कि निवेशक जो है वो इतना ज्यादा खर्चे को नहीं देख रहा, बट वो एक्सपीरियंस को देख रहा है। और सेम चीज है स्मिता, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप उसका नाम सुनकर, आप उसका रेटिंग देखकर, या फिर आप उसका लोकेशन, एम्बियंस, उसके फूड का, कुजीन का टाइप देखकर जाते हैं। आप अक्सर ये नहीं सोचते कि क्या वहाँ 100 रुपए ज्यादा लग सकते हैं या 200 रुपए कम लग सकते हैं, राइट? हाँ, ऑब्वियसली आप एक रेंज जरूर देखेंगे कि ये किस रेंज में आएगा, बट आप फिर उसके फाइनल डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद आप जब एक म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं, स्कीम को पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं, तो आप इतनी बारीकी से एक्सपेंस में नहीं जाते हैं। जो मेरा अनुभव है पर्सनल एज एन एडवाइजर, हमने नहीं देखा कि निवेशक इतनी ज्यादा बारीकी में जा रहा है। हाँ, बट एडवाइजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिहाज से स्मिता ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि मुझे पारदर्शिता मिलती है दो स्कीम्स को कंपेयर करने में। मुझे बहुत ज्यादा सुलभ हो जाएगा कि मैं ए वर्सेस बी को अच्छे से कंपेयर कर सकूं, और मेरे पास एक में क्लियर मापदंड है कि अगर लार्ज कैप की ये दो स्कीम्स हैं तो इस एक्सपेंस, ये इनका बेस रेशियो है, उसके ऊपर के खर्चों से मुझे मतलब नहीं है। या फिर अब मुझे देखना है कि कौन ब्रोकरेज पे ज्यादा दे रहा है, कौन दूसरी चीजों पे ज्यादा दे रहा है, तो वो मुझे आसानी से पता लग पाएगा और मैं एक कैलकुलेटेड कॉल अपने निवेशकों को दे पाऊंगा। तो हमारे लिहाज से बहुत अच्छा कदम है, निवेशकों के लिहाज से अच्छा है, उनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, वो खुश ज्यादा होंगे। बट क्या वो इतनी बारीकी से उसे देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, आपके एक क्वेश्चन में मुझे लगता है हमारे पूरे शो का जवाब मिल गया है, जो हम आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसका। अब आपसे विरल मैं जानना चाहूंगी, लॉन्ग टर्म में इसका फायदा दिखेगा क्या? डेफिनेटली, यानी वैसे देखने जाए तो अभी तो ये कल एक सर्कुलर आया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होगी वो अभी ऐसी डेट बाहर निकल कर नहीं आई है। तो डेफिनेटली शॉर्टर ड्यूरेशन में तो इसको हम नहीं देख सकते कि कितना जल्दी कितना बदलाव होगा। जैसे मोहित कह रहे थे कि डेफिनेटली पारदर्शिता बढ़ेगी, पारदर्शिता होगी, बट इफेक्टिवली कितना इन्वेस्टर उसको देखकर निवेश करेगा वो शॉर्टर ड्यूरेशन में डेफिनेटली कहना मुश्किल है। शायद से एएमसीज भी थोड़ा सा वक्त लगाएगी कि ये जो चेंजेस हुए हैं वो प्रैक्टिकली कितने इम्प्लीमेंटेबल इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो निवेशकों को वो कन्वे कर सके। और हालांकि हमने देखा भी है कि डेफिनेटली चार्जेस वहां पे बेस रेट में जो रखा हुआ है, बेस एक्सपेंस में जो चीज़ रखी है, और उसके साथ में एडिशनल जो लेवीज है, अलग अलग स्टैट्यूटरी लेवीज है, तो कहीं ना कहीं सभी को अगर मिलजुल करके देख ले तो फर्क दिखना ही रहा है कि कितना फर्क होगा परसेंटेज वाइज, राइट? तो वो रिटर्न्स में उसको भापना और उसको समझना, उसको थोड़ा डेफिनेटली वर्क लगेगा। बट लॉन्गर ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं उसके कंपैरिजन्स आएंगे, उसके बारे में डिबेट होगी कि ये जो फैसला लिया वो सही में सही है कि नहीं है। बिल्कुल, तो ये इसके में तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, हम अल्टीमेटली डिस्कशन तो इस बात पर करेंगे ही कि निवेशकों को सीधा फायदा क्या होगा अगर सेबी ने कोई डिसीजन लिया है, तो ये कैसे उनके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। जो लोग म्यूचुअल फंड के सिस्टम में बिलीव करते हैं, इसमें लगातार निवेशित रहते हैं और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को जो लगभग 80 लाख करोड़ का अब तक बना चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। मोहित आपका भी और विरल आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।